फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीआर फाइलिंग सीजन अब शुरू हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ओरिजिनल आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 को एक्सटेंड कर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर आईटीआर मिसमैच के नोटिसेस इशू न किए जाएं, तो आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। जब भी पर्सन्स अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उन पर अक्सर आईटीआर मिसमैचेस के नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। यदि आप इन नोटिसेस से बचना चाहते हैं तो अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त आपको इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब हम आपके साथ एक एक करके इन सभी मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं जो आपको आईटीआर फाइल करते वक्त नहीं करनी है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आईटीआर फाइल किन पर्सन्स को करनी होती है। यदि आपकी एनुअल इनकम बिफोर डिडक्शन एंड अजम्पशन आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, उस केस में आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं और आप एक इंडिविजुअल है जिसकी उम्र लेस देन 60 ईयर्स है, उस केस में आपकी बेसिक अजम्पशन है 2.5 लाख रुपए। फॉर द इंडिविजुअल्स बिटवीन 60 and 80 years the basic assumption limit is 3 लाख रुपए एंड फॉर द सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 80 या उससे ज्यादा है, बेसिक अजम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए। न्यू टैक्स रिजिम में आपका कोई भी एज क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है और वहां पर यदि आपकी इनकम 3 लाख को क्रॉस करती है तब आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। कई केसों में यदि आपकी इनकम आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट से कम है तब भी आपके लिए आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यदि आपका कोई भी रिफंड है, उस केस में आपको उस रिफंड को क्लेम करने के लिए अपनी आईटीआर आप ज़रूर फाइल करें। यदि आपको कोई भी लोन का अप्रूवल चाहिए या आपको पासपोर्ट या वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, उस केस में भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आपके प्रीवियस ईयर में कोई भी लॉसेस हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि अपनी लॉसेस वाली आईटीआर भी ज़रूर फाइल करें। यदि आप अपनी लॉसेस वाली आईटीआर फाइल करते हैं, अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपके बिजनेस या प्रोफेशन से आपका कोई भी प्रॉफिट है तो आप अपनी प्रीवियस ईयर के लॉसेस को ब्रॉट फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे केसेस जहां आपके लिए आपकी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपकी इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट से कम भी है, आपकी लॉसेस भी हैं या आपकी कोई इनकम नहीं भी है, इन सभी केसेस में आपके लिए आपकी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आपकी कोई फॉरेन इनकम है या आपने कोई फॉरेन एसेट्स होल्ड कर रखा है, उस केस में आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आप कोई कंपनी एलएलपी या फर्म है और आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, उस केस में भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट किया है और 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, यदि आपने कोई भी फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन ट्रैवल किया है और उसका खर्चा 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा है तब भी आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आपका एग्रीगेट TDS या TCS जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट किया गया है इज़ मोर देन 25,000 और सीनियर सिटीजन के केस में इट इज़ मोर देन 50,000 तब भी आपके लिए आपकी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आपका बिजनेस टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में एक ग्रेटर देन 60 लाख है या आपका प्रोफेशनल रिसिप्ट इज मोर देन 10 लाख रुपीस, इन सभी केसेस में आपके लिए आपकी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जब भी आप अपनी ITR फाइल करें तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अवॉइड द मिस्टेक्स वाइल फाइलिंग योर ITR, आपको किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करें। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप आपका नेम, एड्रेस, पेन, आधार नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी जो भी पर्सनल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो एज पर योर पेन या आधार होनी चाहिए। यदि आप कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपकी ITR प्रोसेसिंग में अननेसेसरी डिले हो सकता है। यूजुअली अपनी ITR फाइल करते वक्त कुछ टैक्स पेयर्स गलत असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन हो जाता है। यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपका फाइनेंशियल ईयर है और असेसमेंट ईयर इज द फॉलोइंग ईयर, जिस ईयर में आप अपनी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करेंगे उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26। इसलिए आप जब भी अपनी ITR फाइल करें तो आपको करेक्ट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। आपको अपना ITR फाइल करते वक्त अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये डिसाइड होगा कि आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं या NRI हैं। अपनी ITR फाइल करते वक्त आपको अपना करेक्ट ITR फॉर्म सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि आपके 7 ITR फॉर्म्स हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन सभी की डिटेल्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म एप्रोप्रिएट है। आप अपनी ITR फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका न्यू टैक्स रिजिम आपका डिफ़ॉल्ट रिजिम है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, आप न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं और आप अपनी ITR 3 या ITR 4 फाइल कर रहे हैं, उस केस में आपके लिए फॉर्म 10 IEA फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपने कोई भी टैक्स रिजिम एक ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स और न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स रिजिम में एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यदि आप एक बिजनेस पर्सन हैं, उस केस में आपको यह अपॉर्चुनिटी वंस इन लाइफ टाइम दी जाएगी। आपके लिए कौन सा टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल है ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी जो भी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस हैं या आपकी जिस तरह की इनकम है, आपके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है। इसकी ये डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम अपने YouTube चैनल पे डाल चुके हैं। आप चाहें तो उसे व्यू करके करेक्ट टैक्स रिजिम आप चूज करें, जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अपनी ओरिजिनल ITR फाइलिंग ड्यू डेट को मिस ना करें। यदि आप इस ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तब आपके पास ऑप्शन है टू फाइल योर बिलेटेड ITR अलॉन्ग विद द लेट फी एंड पेनल्टी बाय 31 दिसंबर। एक बार अपने ओरिजिनल ITR फाइलिंग ड्यू डेट को मिस कर दिया तब आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और अब आप ओल्ड टैक्स रिजिम भी ऑप्ट नहीं कर सकते। आप अपनी बिलेटेड ITR सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम में ही आप फाइल कर सकते हैं।
यदि आपकी कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है, यूजुअली एग्जेम्प्टेड इनकम को टैक्स पेयर्स आईटीआर में रिपोर्ट करना इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपकी कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है, उसे भी अपनी आईटीआर में ज़रूर रिपोर्ट करें, वरना यदि आपका कोई भी रिफंड का क्लेम है और आपने अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम रिपोर्ट नहीं की है, तब आपको हो सकता है अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल करनी पड़े। यूजुअली टैक्स पेयर्स टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कर देते हैं। हमें अपनी कोई भी लो इनकम अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करनी है। जो भी इनकम हमने पूरी फाइनेंशियल ईयर में जनरेट की है अंडर द 5 हेड्स ऑफ इनकम, उन सभी इनकम को हमें प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करना है। यदि आपका फाइनेंशियल ईयर में कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो अपने आईटीआर फाइल करते वक्त उसे फॉर्म 26 एएस से ज़रूर चेक करें। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त फॉर्म 16 को ज़रूर रेफर करें। यदि आपका कोई भी टीडीएस अदर देन द सैलरी का डिडक्ट हुआ है, उस केस में आपको फॉर्म 16A, B, C, फॉर्म 26 AS को रेफर करें और आपकी जो भी आपने ट्रांजैक्शंस पूरे फाइनेंशियल ईयर में की है या आपकी जो भी इनकम है, उसे आप अपने AIS या TIS से अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले ज़रूर क्रॉस चेक करें। एक बार आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, तो आप उसे ई वेरीफाई करना न भूलें। आपके पास ई वेरीफाई करने के 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप उसे आधार OTP से ई वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपने अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त आपको ई वेरिफिकेशन लेटर का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, उस केस में आपको अपनी आईटीआर को विदिन द 30 डेज ई वेरीफाई करना मैंडेटरी है। आप अपने आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को सेल्फ अटेस्टेड करके फिजिकली उसे आपको CPC इन बेंगलोर को आपको उसे कोरियर करना होगा। आपकी जो भी इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो सेविंग अकाउंट से है या FD की इंटरेस्ट इनकम है, उन्हें आप अपनी आईटीआर में ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 को एक्सीड कर जाती है, उस केस में बैंक आपका TDS एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट करता है। और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है, तभी आपका बैंक आपका TDS एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट करेगा। यदि आप अपनी इंटरेस्ट इनकम को अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं। अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त कोई भी फेक डिडक्शन या अजम्पशंस क्लेम न करें। अब वही डिडक्शंस या एजम्पशंस क्लेम करें जो जेन्युइन हो और जिनके सभी डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ आपके पास अवेलेबल हैं। आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सभी आईटीआर फॉर्म्स में मेजर चेंजेस किए गए हैं। जब भी आप डिडक्शन या अजम्पशंस क्लेम करेंगे, तो आपको अपने सभी डिडक्शन अजम्पशंस के आईटीआर फाइल करते वक्त प्रूफ प्रोवाइड करने होंगे। आपकी उन सभी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ हैं, जो भी 80C का डिडक्शन या अजम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं, उनके भी रिकॉर्ड्स आपके पास होने मैंडेटरी हैं। आप अपने किसी भी बिजनेस एक्सपेंसेस के इनएडुकेट रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। आपके पास अपने सभी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो आप क्लेम लेते हैं, उनके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी का सेल या परचेज करते हैं, उन सभी के आपके पास प्रूफ होने चाहिए। आपके पास उन सभी की डिटेल्स, आपके कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सेल कंसिडरेशन, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स, आपके आईटीआर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको रिटेन करके रखना चाहिए। इसके क्या एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस हैं, ऑलरेडी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बैंक अकाउंट्स एंड रिफंड रिलेटेड एरर्स। आपके जो भी वैलिड एंड ऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स हैं,
आप उन्हें अपनी ITR में जरूर रिपोर्ट करें। यदि आपका कोई भी रिफंड बनता है, अगर आप अपनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तब आपके रिफंड प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। यदि आपका कोई भी रिफंड का क्लेम है, उस केस में आपको अपने एक बैंक अकाउंट को अपनी ITR फाइल करते वक्त थ्रू ई-फाइलिंग पोर्टल जरूर प्री वैलिडेट करवाना आपके लिए ज़रूरी है। आप अपनी ITR फाइल करते वक्त ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपका आधार आपके पैन से लिंक्ड है। यदि आपकी कोई भी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है, तो आप उसे अपनी ITR में ज़रूर से डिस्क्लोज करें। यदि आप अपनी ITR फाइल करते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखें और सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करें, तो आप इनकम टैक्स नोटिस से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्यूरीज है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।